आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सन्हा। राजस्थान की 199 सीटों पर 25 नवंबर यानी कि कल के दिन वोटिंग होनी है। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, लेकिन श्रीकरणपुर सीट से कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की वजह से इस सीट पर 25 नवंबर को वोटिंग नहीं होगी। राजस्थान के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। धुआंधार प्रचार हुआ। अब जनता की बारी। जनता का फैसला क्या होगा वो तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अगले 5 सालों के लिए राज्य की कमान किसके हाथों में होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले हम आपको उन 50 सीटों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है, जिन सीटों को वीआईपी माना जा रहा है। वो सीटें कौन कौन सी हैं? पोखरण, जहां से महंत प्रतापपुरी और सालेह मोहम्मद चुनावी मैदान में है। इसके अलावा टोंक, यहां पर मुकाबला अजीत सिंह मेहता और सचिन पायलट के बीच में है। इसके अलावा केकड़ी सीट भी इसमें शामिल है, जो कि हॉट सीट है। शत्रुघ्न गौतम और डॉक्टर रघु शर्मा के बीच यहां पर मुकाबला है। इसके अलावा पचपदरा से अरुण अमराराम और मदन प्रजापत चुनावी मैदान में है। इसके बाद जो हॉट सीट में नंबर आता है वो है बायतू का। यहाँ से बलाराम मूंड और हरीश चौधरी चुनावी मैदान में है। सिरोही से ओटाराम देवासी और संयम लोढ़ा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके बाद कोलायत विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने अंशुमान सिंह भाटी और कांग्रेस ने भंवर सिंह भाटी को मौका दिया। सादुलपुर से सुमित्रा पूनिया बीजेपी की तरफ से, कृष्णा पूनिया कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। झुंझुनू से बबलू चौधरी बीजेपी की तरफ से, ब्रिजेंद्र सिंह ओला कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए। इसके बाद सबसे हॉट सीट सरदारपुरा, बीजेपी की तरफ से महेंद्र सिंह राठौड़ और कांग्रेस की तरफ से वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी मैदान में है। जोधपुर में अतुल भंसाली बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट, मनीषा पवार कांग्रेस की तरफ से। इसके बाद नाम आता है राजसमंद का, दीप्ति महेश्वरी जो कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है। कांग्रेस की तरफ से नारायण सिंह भाटी को चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके बाद नाथद्वारा की अगर बात करें तो वहां पर मुकाबला कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ और सीपी जोशी के बीच में है। उदयपुर सीट भी हॉट है। यहाँ पर ताराचंद जैन और गौरव वल्लभ चुनावी मैदान में है। वल्लभनगर में उदयलाल डांगी और प्रीति शक्तावत के बीच मुकाबला होना है। बागीदौरा में महेंद्रजीत मालवीय और कृष्णा कटारा चुनावी मैदान में है। बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास और बीडी कल्ला इस वक्त ताल ठोक रहे हैं। बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी यशपाल गहलोत के बीच टक्कर है। चौमू से रामलाल शर्मा बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए और डॉक्टर शिखा मील बाराला को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा झोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौड़ बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट और अभिषेक चौधरी कांग्रेस की तरफ से। विद्याधर नगर की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी ने दिया कुमारी को मौका दिया है। कांग्रेस ने यहां से सीताराम अग्रवाल पर भरोसा जाहिर किया। हवा महल की बात करें तो वहां से बालमुकुंद आचार्य बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है और आर तिवाड़ी को कांग्रेस ने मौका दिया। आदर्श नगर इसी तरीके से एक हॉट सीट है। यहां से रवि नैयर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है और रफीक खान को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया। इसके अलावा सिविल लाइंस का क्या आंकड़ा है वो आप समझिए और कौन चेहरे यहां से मैदान में है वो आप समझिए। गोपाल शर्मा जिनको बीजेपी ने मौका दिया और प्रताप सिंह खाचरियावास जिनको कांग्रेस ने मौका दिया। विराटनगर कुलदीप धनखड़, इंद्राज सिंह गुर्जर जो कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। ओसियां की बात करें तो भैराराम चौधरी जिनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और दिव्या मदेरना जिनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा एक और हॉट सीट इस लिस्ट में है, वो है झालरा पाटन की। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस के टिकट पर रामलाल चौहान है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ जहां से नरपत सिंह राजवी जिनको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, कांग्रेस ने यहां से सुरेंद्र सिंह को टिकट दिया। लालसोट से रामविलास मीणा जो कि चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से, उनका मुकाबला है प्रसादी लाल मीणा से। इसके अलावा सिकराय से विक्रम बंशीलाल जो कि बीजेपी के टिकट पर है, वहीं उनके सामने ममता भूपेश जो कि कांग्रेस के टिकट पे है। आमेर की बात करें तो यहां से सतीश पूनिया को मौका बीजेपी ने दिया। प्रशांत शर्मा पर दाव खेला कांग्रेस पार्टी ने। अजमेर उत्तर की बात करें तो यहाँ से वासुदेव देवनानी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है और महेंद्र सिंह रलावता जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है। अजमेर दक्षिण इसी तरीके से हॉट सीट है। अनीता भदेल पर भरोसा बीजेपी ने जाहिर किया और द्रौपदी कोली को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया। तारानगर
राजेंद्र राठौड़ बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौड़ को उतारने के बाद नरेंद्र बुडानिया पर कांग्रेस ने भरोसा जाहिर किया। इसी तरीके से लक्ष्मणगढ़ एक हॉट सीट है। सुभाष महरिया जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं और इनका मुकाबला है गोविंद सिंह डोटासरा से। इसके बाद नागौर की बात करें तो डॉक्टर ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया। उनके सामने कांग्रेस की तरफ से है हरेंद्र मिर्धा। तिजारा से इसी तरीके से बाबा बालकनाथ बीजेपी के टिकट पर हैं। इमरान खान उनके सामने है कांग्रेस के टिकट पर। कामा से अगर बात करें हम तो यहाँ से नौक्षम चौधरी को चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा। इनके सामने है जाहिदा खान जिनको कांग्रेस ने मौका दिया। मालवीय नगर कालीचरण सर्राफ बीजेपी के टिकट पर, अर्चना शर्मा से उनका मुकाबला जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। शिव की अगर बात करें तो स्वरूप सिंह खारा जो कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है, अमीन खान जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। सवाई माधोपुर में मुकाबला किरोड़ी लाल मीणा और दानिश अबरार के बीच में है। इसी तरीके से अंता में मुकाबला कंवरलाल मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच में। बाड़ी में गिरिराज सिंह मलिंगा के सामने है प्रशांत सिंह परमार। धौलपुर में डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के सामने है शोभा रानी कुशवाहा। सांचौर में देवजी पटेल का मुकाबला सुखराम बिश्नोई से है। डीडवाना में जितेंद्र सिंह जोधा और यूनुस खान जो कि चुनावी मैदान में है। ये डीडवाना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से कोटा उत्तर की अगर हम बात करें तो वहां से प्रहलाद गुंजल बीजेपी के टिकट पर और शांति धारीवाल कांग्रेस के टिकट पर। चाकसू से राव अवतार बैरवा जो कि बीजेपी के टिकट से हैं, वेद प्रकाश सोलंकी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। खीवसर से रेवत राम डांगा और हनुमान बेनीवाल के बीच है मुकाबला। बामनवास से राजेंद्र मीणा और इंदिरा मीणा जो कि चुनावी मैदान में है। अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव और टीकाराम जूली के बीच में मुकाबला होना है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। ये चुनावी मैदान में यूं तो कई सारे प्रत्याशी हैं लेकिन जो असल में मुकाबला है वो इन्हीं दोनों के बीच में नजर आ रहा है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार मुद्दे क्या हैं दोनों ही दलों के। बीजेपी की सबसे पहले बात करते हैं। बीजेपी वो कौन कौन से मुद्दे गिना रही है। कानून व्यवस्था जिसको लेकर के हमलावर बीजेपी यहाँ पर नजर आती है। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा है महिला सुरक्षा का। भ्रष्टाचार, लाल डायरी की गूंज आपने सभाओं में सुनी। इसके अलावा एक और मामला है जो कि राजस्थान की सियासत में और इन प्रचार में बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है, वो है पेपर लीक और कन्हैया लाल मर्डर का मामला। इसके अलावा अगर कांग्रेस के मुद्दे की हम बात करें कि कांग्रेस कौन कौन से मुद्दे लेकर आम लोगों के बीच में है वो आप समझिए। ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको लेकर के कांग्रेस दम भर रही है। महंगा एलपीजी सिलेंडर जिसको लेकर के घेरने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। दलित उत्पीड़न का मुद्दा भी कांग्रेस के प्रचार प्रसार में जोर शोर से उठता हुआ नजर आता है। ये कांग्रेस के मुद्दे हैं और इसी को लेकर के कांग्रेस चुनावी मैदान में है। लेकिन इतिहास क्या कहता है, 2003 का गणित क्या है वो समझना भी जरूरी है। एक नजर आपको आंकड़ों के जरिए हम बताते हैं कि 2003 में राजस्थान का रण किसके पास गया था, कौन जीता था। बीजेपी सीट 120, वोट शेयर 39.2%। ये हम आपको 2003 का आंकड़ा तो बता रहे हैं लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स चल रहा है वो 2018 का है। तो एक बार 2018 विधानसभा चुनाव परिणाम आप देख लीजिए। कांग्रेस को इस बार 100 सीटें मिली, मत प्रतिशत 39.3% रहा। बीजेपी सीट के साथ 73 सीटों के साथ यहां पर विजय हासिल करते हुए नजर आई, मत प्रतिशत 38.77% रहा। जो आप अदर्स देख रहे हैं वो सीटें 27 थी, मत प्रतिशत 2018 विधानसभा चुनाव में अदर्स के पाले में 17.45% क्या। अब ये अदर्स कौन कौन है ये आप समझिए। इसमें बसपा है, कई निर्दलीय हैं जिन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की थी। 2018 चुनाव परिणाम हमने आपको बताया, लेकिन अब आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राजस्थान में अलग अलग संभागों का क्या हाल था। वो भी आपको अब हम आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं कि राजस्थान का जो परिणाम है वो अलग अलग संभागों का क्या रहा। इसमें सबसे पहले नाम सामने आता है शेखावाटी का, जहां पर 32 सीटें आती हैं। बीजेपी के पास 9 सीटें गई थी, कांग्रेस के पास 19 और अदर्स के खाते में गए थे 14 सीट। यहां पर बीजेपी पिछड़ी हुई नजर आई थी 2018 रिजल्ट के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा कांग्रेस को और उसके बाद अदर्स को और उसके बाद फिर बीजेपी को। मारवाड़ यहाँ पर 50 सीटें हैं, बीजेपी को 19 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 25 सीटें, अदर्स के खाते में यहां से 6 सीटें गई थी। यानी कि यहां पर भी एज में कांग्रेस पार्टी नजर आई। दूसरे स्थान पर बीजेपी थी, तीसरे स्थान पर अदर्स थे। इसके अलावा ढूंढाड़ जहां पर 40 सीटें हैं, बीजेपी को यहां पर 12 सीटें मिली, कांग्रेस को 22 और अदर्स के खाते में 6 सीटें यहां की गई थी जो विधानसभा की सीटें हैं।
इसके बाद जो अगला संभाग है वो है हाड़ौती का। यहाँ पर कुल है 17 सीटें। बीजेपी इस संभाग में एज पर थी क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को मिले थे 10 सीट, कांग्रेस को 7 और अदर्स शून्य पर सिमटे हुए 2018 में नजर आए थे। इसके बाद जो अगला संभाग है वो है मेवात का और काफी इसके मायने 26 विधानसभा की सीटें। बीजेपी को 2018 में मिली थी 3 सीट, कांग्रेस को मिली थी 15, अदर्स के खाते में 18, यानी कि अदर्स यहां पर एज में 2018 में नजर आए थे। कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी और बीजेपी तीसरे स्थान पर थी। इसके बाद मेवाड़ 35 सीटें विधानसभा की। बीजेपी को एज क्योंकि बीजेपी को 2018 में मिले 20, कांग्रेस को मिले 12 और अदर्स यहां पर तीसरे स्थान पर 3 सीटों के साथ हमें नजर आए। ये 2018 विधानसभा चुनाव का परिणाम संभागवार हमने आपको बताया कि किसको कहां से कौन से संभाग से कितनी सीटें मिली थी। कई जगहों पर बीजेपी एज में थी, कई जगहों पर कांग्रेस, कई जगहों पर निर्दलीयों ने, अदर्स ने बाजी मारी। इस बार क्या होगा वो देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। लेकिन अब आपको ये समझाते हैं कि इस पूरे चुनाव में महिलाओं की भूमिका क्या है और साल दर साल आखिरकार महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ी। अब देखें आपकी टीवी स्क्रीन पर 1990 का अगर हम आंकड़ा देखें तो उस वक्त 93 महिलाएं लड़ी थी। इसमें से जीती कितनी? सिर्फ और सिर्फ 11। इसके बाद 1993 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 96 महिलाएं लड़ी थी, यानी कि पिछले बार की तुलना में 3 सीटें यहाँ पर ज़्यादा वैसी थी जहाँ पर महिलाएं कंटेस्ट कर रही थी। इसके अलावा कितनी जीती? 9 महिलाओं ने जीत हासिल की, यानी कि 96 में से 9 महिलाएं जीती जिनको टिकट्स मिले। इसके बाद अगर हम साल 1998 की बात करें तो 69 महिलाएं इस वक्त चुनाव लड़ी थी और उसमें से जीत हासिल हुई सिर्फ 14 की, यानी कि जो 1990 से जो आंकड़ा था वो 1998 तक आकर के घटता हुआ नजर आया। इसके बाद 2003 का वक्त आया जब चुनाव में 118 महिलाओं ने किस्मत आजमाई और इस दौरान जीत हासिल हुई सिर्फ और सिर्फ 12 को। 2008 का आंकड़ा ये बताता है कि उस वक्त चुनावी मैदान में 154 महिलाएं थी और जीत 28 महिलाओं ने हासिल की, यानी कि अब तक सबसे ज़्यादा 2008 में यहाँ पर 28 महिलाएं जीत करके सामने आई थी। उसके बाद 2013 का वक्त आया जब विधानसभा के चुनाव हुए। 166 महिलाएं इस दौरान चुनावी मैदान में थी और जीत 28 महिलाओं को इस बार भी मिली। उसके बाद 2018 का वक्त आया जब 189 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी और जीत हासिल हुई 24 महिलाओं को। ये महिलाओं की भूमिका इसलिए बेहद ज़्यादा अहम है क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से वुमेन विल को लेकर के आगे बढ़ी वो एक बहुत प्रमुख मुद्दे के तौर पर सामने आया। लेकिन महिलाओं की अभी तक चुनाव में क्या भूमिका रही है, कितनी सीटें मिली और कितने पर जीत हासिल हुई, वो आप समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। 2024 की पिच पूरी तरह से तैयार है। तय हो चुका है कि चुनाव सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही होगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण, काशी में कॉरिडोर का निर्माण और अब मथुरा के विकास की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल इस बात को और बल दे दिया कि जल्द ही मथुरा का विकास होगा। तो कल शाम मथुरा और आज सुबह ही योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, रामलला की आरती की। इसके साथ ही रामघाट तिराहा पर बड़ा भक्तमाल मंदिर में प्रभु राम और जनक दुलारी मां सीता को सोने का मुकुट और छत्र पहनाया। ये मुकुट चांदी के और इन पर 1 किलो सोने की परत चढ़ाई गई। इससे पहले पुलिस लाइन के कंपोजिट स्कूल में योगी ने बच्चों को भोजन भी परोसा, बच्चों को अपने हाथों से भोजन कराया। इसी के साथ योगी ने यूपी में हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ कर दिया। 403 करोड़ की लागत से 35 जिलों में 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास हुआ। यानी योगी सिर्फ सनातन नहीं बल्कि सनातन के साथ विकास की बात भी करते हैं। योगी ने यहाँ कहा कि करोड़ों राम भक्तों की आस जनवरी के महीने में पूरी होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। यानी आप ये समझिए कि अयोध्या केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। किस संकल्प को बीजेपी और योगी सरकार पूरी ताकत से पूरा कर रही है। मथुरा में ब्रज कॉरिडोर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंजूरी मिली। पीएम मोदी ने भी इसकी उम्मीद जगा दी। पहले आपको वो बात सुनाते हैं जो पीएम मोदी ने मथुरा में कही और योगी ने आज राम की नगरी अयोध्या में कही। मथुरा और ब्रज में विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा
और तीज के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की इस धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। ईश्वर की सेवा मानवीय सेवा ही ईश्वर की सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है और नर सेवा और नारायण सेवा का एक आदर्श उदाहरण उन धार्मिक आयोजनों में बड़े भक्तमाल के माध्यम से, इस भक्तमाल की परंपरा के माध्यम से, पूज्य संतों के माध्यम से अक्सर बड़े आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में हम सबको देखने को मिलता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस परंपरा को नमन करता हूं